जय हिंद। आज के वीडियो में विश्लेषण करेंगे भारत के संचार माध्यम यानी कि मीडिया संस्थानों की। यह इस विषय का तीसरा पाठ है और दूसरा चरण आज हम विस्तृत में जानेंगे। भारतीय मीडिया के दोनों ध्रुवों में उपनिवेशीवाद विरोधी संघर्ष के पक्ष या विपक्ष में रहकर ही अपनी पहचान बनाई थी, इसलिए स्वाभिमान रूप से राजनीति उसका केंद्रीय सरोकार बनती चली गई। 15 अगस्त 1947 को जैसे ही सत्ता का हस्तांतरण हुआ और अंग्रेज भारत से जाने के लिए अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगे, मीडिया और सरकार के संबंध बुनियादी तौर पर बदल गए। एक तरफ तो अंग्रेजों द्वारा लगाई गई पाबंदियां प्रभावी नहीं रह गई और दूसरी तरफ ब्रिटिश शासन की पैरोकारी करने वाले ज्यादातर अखबारों का स्वामित्व भारतीयों के हाथों में चला गया, यानी उनके मालिक भारतीय बन गए। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि मीडिया ने राजनैतिक नेतृत्व की साथ कंधे से कंधा मिलाकर आधुनिक भारतीय राष्ट्र का निर्माण करना शुरू कर दिया। मीडिया के विकास का यह दूसरा चरण 80 के दशक तक जारी रहा। इस लंबे दौर के 4 उल्लेखनीय आयाम थे। एक सुपरिभाषित राष्ट्र हित के आधार पर आधुनिक भारत के निर्माण से सचेत और सतर्क भागीदारी की परियोजना। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करके सरकारी कोशिशों के खिलाफ संघर्ष करना। तीसरा, विविधता एवं प्रसार की जबरदस्त उपलब्धि के साथ साथ भाषाई पत्रकारिता द्वारा अपने महत्वपूर्ण और श्रेष्ठता की स्थापना। और चौथा, प्रसारण मीडिया की सरकारी नियंत्रण से एक सीमा तय करना। स्वतंत्र भारत में सरकार को गिराने या बदनाम करने में प्रेस ने कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन साथ ही यह सत्ता का ताबेदार बनने के लिए तैयार भी नहीं था। उसका रवैया रेडियो और टीवी से अलग तरह का था। रेडियो प्रसारण करने वाली आकाशवाणी पूरी तरह से सरकार के हाथों में थी। 1959 में शिक्षात्मक उद्देश्यों से शुरू हुई टेलीविजन दूरदर्शन की प्रोग्रामिंग की जिम्मेदारी भी रेडियो को थमा दी गई थी। इससे विपरीत शुरू से ही निजी क्षेत्र के स्वामित्व के विकसित हुई प्रेस ने सरकार, सत्तारूढ़ कांग्रेस, विपक्षी दलों और अधिकारी तंत्र को बार बार स्वपरिभाषित राष्ट्रहित की कसौटी पर कसकर देखा था, यानी मीडिया सभी को एक समान देखती थी। यह प्रक्रिया उसे व्यवस्था का अंग बनाकर उसकी आंतरिक आलोचना करने वाली सतर्क एजेंसी की भूमिका में देखी जाती थी। भारतीय मीडिया के कुछ अध्येताओं ने माना था कि अंग्रेजों के बाद सरकार को दिया गया प्रेस का समर्थन एक सतर्क समर्थन ही था। प्रेस ने राष्ट्रहित की एक सर्वमान्य परिभाषा तैयार की, जिसे मनवाने के लिए कोई मीटिंग नहीं की गई और न ही कोई दस्तावेज भी पारित किया गया। पर इस बारे में कोई मतभेद भी नहीं था कि उदयमान राष्ट्र राज्य जिस ढांचे के आधार पर खड़ा होगा, उसका चरित्र लोकतांत्रिक और सेक्युलर ही होना चाहिए। उसने यह भी मान लिया था कि ऐसा करने के लिए उत्पीड़ित सामाजिक तबकों और समुदाय को लगातार सबलीकरण अनिवार्य है। प्रेस मालिक, प्रबंधन और प्रमुख पत्रकार अपने अपने ढंग से यह भी मानते थे कि इस लक्ष्य को बेधने के लिए गरीबों को समृद्धि में बदलना पड़ेगा, जिसका रास्ता एक अच्छा अर्थशास्त्र, मिश्रित अर्थव्यवस्था ही हो सकता है। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता और अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रति भी मीडिया ने सकारात्मक सहमति दर्ज कराई थी। दूसरी तरफ सरकार ने अपनी तरफ से प्रेस के कामकाज को विनियमित करने के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाना शुरू कर दिया था। 1952 और 1977 में 2 प्रेस आयोग गठित किए गए। 1965 में एक संवैधानिक संस्था प्रेस परिषद की भी स्थापना हुई। 1956 में रजिस्टर ऑफ बुक्स एक्ट के तहत एक रजिस्टर ऑफ इंडिया की स्थापना करना अनिवार्य बनाया गया। इस उपायों में प्रेस की आजादी को सीमित करने के अंदेशे को भी देखा जा सकता है, पर प्रेस ने इन कदमों पर आपत्ति उस वक्त कभी भी नहीं जताई। उसे यकीन था कि सरकार किसी भी परियोजना में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिलने वाली
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी का उल्लंघन नहीं करेगी, लेकिन इससे विपरीत हाल की मीडिया देखी जाती है। संविधान में स्पष्ट उल्लेख न होने के बावजूद सर्वोच्च कोर्ट ने इस गारंटी में प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल मान लिया था, लेकिन प्रेस का यह यकीन 1975 में टूट गया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक संकट से उबरने के लिए देश पर आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी। इसके नतीजे के तौर पर नागरिक अधिकार मुलतवी कर दिए गए, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और प्रेस पर पाबंदियां लगा दी गई, 253 पत्रकार नजरबंद कर दिए गए, 7 विदेशी संवाददाता निष्कासित कर दिए गए, सेंसरशिप इन लोगों के ऊपर थोपी गई और प्रेस परिषद भंग करवा दी गई। भारतीय प्रेस अपने ऊपर होने वाले इस आक्रमण का उतना विरोध नहीं कर पाया जितना उसे करना चाहिए था, किंतु कुछ ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए, पर कुछ ने नुकसान सहकर भी आपातकाल की पाबंदियों का प्रतिरोध किया, यानी कि विरोध किया। 19 महीने बाद यह आपातकाल चुनाव की कसौटी पर पराजित हो गया, पर इससे झटके के कारण पहली बार भारतीय प्रेस ने अपनी आजादी के लिए लड़ने की जरूरत महसूस की। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हिस्सेदारी करने की उसकी भूमिका पहले से भी अधिक सतर्क हो गई। पत्रकारों की सतर्क निगाह ने देखा कि आपातकाल की पराजय के बाद भी राजनीतिक और सत्ता प्रतिष्ठान में प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई है। इसके बाद 80 का दशक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए चलाए गए संघर्षों का दशक साबित हुआ। 1982 में बिहार प्रेस विधेयक और 1988 में लोकसभा द्वारा पारित किए गए मानहानि विधेयक को राजसत्ता पत्रकारों द्वारा किए गए आंदोलनों के कारण साबित हुआ, यानी कि यह 2 कानून मीडिया के रक्षा के लिए स्थापित हुए। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा एक्सप्रेस समाचार पत्र समूह को सताने के लिए चलाए गए अभियान से यह भी साफ हो गया कि किसी अखबार द्वारा किए जा रहे विरोध को दबाने के लिए कानून बदलने की बजाय सत्ता का थोड़ा दुरुपयोग ही काफी है, जो अभी भी हम देख रहे हैं। आपातकाल के विरुद्ध चले लोकप्रिय संघर्ष के परिणाम स्वरूप सारे देश में राजनीतिकरण की प्रक्रिया पहले के मुकाबले कहीं तेज हो गई। लोकतंत्र और उसकी अनिवार्यता के प्रति नई जागरूकता ने अखबारों की तरफ नए पाठकों का ध्यान आकर्षित किया। ये नए पाठक निरंतर बढ़ती जा रही साक्षरता की देन थे। बढ़ती हुई प्रसार संख्याओं के फलस्वरूप मुद्रित मीडिया का दृष्टिकोण व्यावसायिक और बाजार उन्मुख हो गया, यानी सभी लोगों ने इसमें बिजनेस ही देखना शुरू कर दिया। राजनीतिकरण, साक्षरता और पेशेवरता दृष्टिकोण के साथ इसी समय एक सुखद संयोग के रूप में नई प्रिंटिंग प्रौद्योगिकियों से जुड़ गई। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सिस्टम और कंप्यूटर आधारित डिजाइनिंग में अखबारों और पत्रिकाओं को प्रस्तुतिकरण में नया आकर्षण पैदा कर दिया। इस प्रक्रिया ने विज्ञापन से होने वाली आमदनी में बढ़ोतरी की, यानी सभी लोगों को एडवर्टाइजमेंट मिलने लगी। 80 के दशक के दौरान हुई इन परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण था भाषाई पत्रकारिता का विकास। हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, असमिया और दक्षिण भारतीय भाषाओं के अखबारों को इस नई परिस्थिति का सबसे ज्यादा लाभ हुआ। 80 का दशक इन भाषाई क्षेत्रों में नए पत्रकारों के उदय का दशक भी था। इस विकास क्रम के बाद भाषाई पत्रकारिता के फिर पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखना पड़ा। नई सदी में राष्ट्रीय पाठक सर्वेक्षण के आंकड़ों ने बताया कि अब अंग्रेजी प्रेस के हाथों में मीडिया की लगाम नहीं रह गई। सबसे अधिक प्रसार संस्था वाले पहले 10 अखबारों में अंग्रेजी का केवल एक ही अखबार शामिल है, वह भी नीचे के दूसरे स्थान पर। 80 के दशक में ही प्रसारण मीडिया के लिए एक सीमा तक सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने की परिस्थितियां बनी रही। 1948 में संविधान सभा में बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने वायदा किया था कि आजाद भारत में ब्रॉडकास्टिंग का ढांचा ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी के तर्ज पर भी आगे बढ़ाया जाएगा। यह आश्वासन पूरा करने के लिए स्वतंत्र भारत की सरकारों को पूरे 42 साल लग गए। इसके पीछे रेडियो और टीवी का सरकार द्वारा निर्देशित
राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन के लिए ही इस्तेमाल करने की नीति शामिल है। इस नीति के प्रभाव में रेडियो का तो एक माध्यम के रूप में थोड़ा बहुत विकास हुआ, पर टीवी आगे कभी भी नहीं बढ़ पाया था। इतना जरूर हुआ कि 1975 और 76 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अमेरिका से एक उपग्रह उधार लिया, ताकि देश के विभिन्न हिस्सों में 2400 गांवों में कार्यक्रमों का प्रसारण लोगों को सुनवाया जा सके। इसे सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट यानी कि साइट कहा गया। इसकी सफलता से विभिन्न भाषाओं में टीवी कार्यक्रम के निर्माण और प्रसारण की संभावनाएं खुली रह गई, यानी कि सभी लोगों तक इन सब चीजों को पहुंचाया जा सका। फिर 1982 में दिल्ली एशियाड का प्रसारण करने के लिए रंगीन टीवी की शुरुआत हुई। इसके कारण टीवी के प्रसार की गति आगे बढ़ी। 1990 तक उसके ट्रांसमीटर की संख्या 519 और 1997 तक 900 हो गई। बीबीसी जैसा स्वायत्त कॉरपोरेशन बनाने के संदर्भ में 1966 तक केवल इतनी प्रगति हो पाई कि भारत के पूर्व महालेखा नियंत्रण ए.के. चंदा के नेतृत्व में बनी कमेटी द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन को दो स्वायत्त निगमों के रूप में गठित करने की सिफारिश कर दी गई। 12 साल तक यह सिफारिश भी ढके बस्ते में पड़ी रही। 1978 में बीजी वर्जिन की अध्यक्षता में गठित किए गए एक कार्यक्रम ने आकाश भारती नामक संस्था गठित करने का सुझाव पेश किया। साल भर बाद 1979 से प्रसार भारती नामक कॉरपोरेशन बनाने का विधेयक संसद में लाया गया, जिसके तहत आकाशवाणी और दूरदर्शन को काम करना था। प्रस्तावित कॉरपोरेशन के लिए वर्गीय कमेटी द्वारा सुझाए गए आकाश भारती के मुकाबले कहीं अधिकारों का प्रावधान किया गया था, लेकिन जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाने के कारण यह विधेयक उस वक्त पारित नहीं हो पाया। आगे 1985 से 1988 के बीच दूरदर्शन को आजादी का एक हल्का सा झोंका नसीब हुआ। इसका श्रेय भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भास्कर घोष को जाता है। इस दौरान दूरदर्शन के महानिर्देशक वे रहे थे। प्रसार भारती विधेयक पारित कराने की जिम्मेदारी विश्वनाथ प्रताप सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 1990 में पूरी की, लेकिन प्रसार भारती गठित होते होते 7 साल गुजर गए। तकनीकी रूप से कहा जा सकता है कि आज दूरदर्शन और आकाशवाणी स्वायत्त हो गए हैं, लेकिन सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक अतिरिक्त सचिव ही प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ होता है। अगर यह स्वायत्तता है तो इसे बहुत सीमित किस्त में कहा जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यह था दूसरा चरण। आगे इसी तरह से पार्ट 4 में हम तीसरे चरण पर चर्चा करेंगे। तो आने वाले वीडियो के साथ बने रहे, और बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।